नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार ने अब थोड़ी-सी हरियाली वापस दिखाई है। काफ़ी दिनों के बाद ये हरियाली है, लोगों को तो सुकून दे रही होगी, लेकिन मसला वही है कि ये हरियाली कितनी टिकाऊ है, कितना भरोसा करेंगे इस पे? नहीं, समय चाहिए उसके लिए, इस पे भरोसा करने के लिए समय चाहिए। एट लीस्ट कम से कम ऐसा है कि यूएस गिर रहा है, फिर भी हम नहीं गिरे। तो ये तो मान लीजिए कि कुछ न कुछ तो लग रहा है कि सेलिंग एकदम एग्ज़ॉस्ट हो गया है। एक्चुअली लेकिन देखिए हम यूरोप बढ़ रहा था और वहाँ पे इसलिए बढ़ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा ट्रम्प साहब अब कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं या मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है ट्रम्प साहब के साथ। देखिए ट्रम्प को फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ करना है या तो इकॉनमी को बर्बाद कर देना है, 2 में से एक ही चीज़ होने वाला है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, ये मोस्टली उनको लगा था कि सब कोई झुक जाएगा। मुझे लगता तो नहीं कि कोई झुकने वाला है। और इसमें होता ऐसा है ना कि कई सारे अलग-अलग फिर गुट बनने लगेंगे और फिर एक समय के बाद ऐसा होगा कि ट्रम्प खुद ही साइडलाइन हो जाएँगे, मतलब यूएस चाहते हुए ना चाहते हुए, बिकॉज़ एक बार चाइना ट्रेज़री बेचना शुरू कर देना यूएस का, तो वैसे ही वो जगह पे आ जाएँगे, इतना उनकी ट्रेज़री उनके पास है। तो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। अगर बातचीत करते देखिए ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आती है कि वो दादागिरी पे उतर के टैरिफ लगा रहे हैं। अगर आप बातचीत करके करते ना, तो बात कुछ और हो सकती थी, कोई मान भी जाता कि हाँ भाई थोड़ा तुम लगा लो, थोड़ा हम लगा लें। ये तो आए हैं ऐसे कि हम तुम पे लगाएँगे ही लगाएँगे। तो फिर अब दादागिरी है तो फिर कहीं और सामने वाला भी तो $17 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जी। ना, अगर आप सब नहीं, वो देखें तो। भाषा जो है वो चुनाव में ठीक है। जहाँ पर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ पर मतदाताओं को एक तरह से कहें कि उनकी भावनाएँ उभारना चाहते हैं, वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन जो डिप्लोमेसी का फ्रंट है, वहाँ पे तो ये भाषा नहीं चलने वाली ना। नहीं चलेगी। देखिए अभी हो क्या तीनों जगह का देखते हैं, मतलब यूरोप अगर अलग एक तरफ देखते हैं। ज़ेलेंस्की डिप्लोमैटिक तरीके से ब्लंडर कर रहे थे, तो ट्रम्प कुछ अलग थोड़ी कर रहे थे। अच्छा मैंने सही सुना या गलत? ज़ेलेंस्की ने कुछ साइन वाइन हाँ, कर दिया है क्या? नहीं, फिर एक फर्रा लिखा है उन्होंने और उसमें कहा है गलती कर दी, उस दिन जो किया था वो नहीं करना चाहिए था वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें और आपको जो हमसे डील करनी है कर लीजिए, सब ठीक है, हमें पता है कि आप ही ने हमें बचाया है। ये सब चीज़ें हुई हैं। ओके, ठीक है। तो अगर ये पीस हो भी जाता है तो फिर अब यूरोप जो रीआर्म के करने के पीछे पहुँच गया है, जिसके कारण डसॉल्ट वगैरह सब भागे हुए हैं, तो ये क्या होना है? अल्टीमेटली देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि फाइनली कोई लड़ाई भी नहीं चाहता, कोई टैरिफ वॉर भी नहीं चाहता। चाइना ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ट्रम्प टैरिफ वॉर चाहते हैं, तो हम इसको कन्क्लूज़न तक लेके जाएँगे। तो चाइना उतना वीक तो नहीं है ना ट्रम्प के सामने और दोनों ही ताकतवर हैं, तो फिर लड़ें। लड़ने में सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस का होगा और बाकी का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होगा। तो फाइनली ये भी चीज़ कहीं 2-1 महीने के बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ पे आएगा, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ पे आएगा। अदरवाइज़ जो ट्रम्प का टोटल मोटिव है कि मेरे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो और ट्रम्प का 2-3 मोटिव क्लियर होना चाहिए जो मुझे लगता है। एक तो इंटरेस्ट रेट उनको नीचे चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर उनका कोई सर्वाइवल नहीं है बिकॉज़ हर बार उनका जो रोल हो रहा है डेट, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा है और उनकी डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है। तो उनको पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे चाहिए ही चाहिए। डॉलर सस्ता चाहिए क्योंकि उसके कारण ही उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे बाहर वाले मार्केट में, अदरवाइज़ वो बिकेंगे नहीं। ये 2 चीज़ तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रही है और तीसरा तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है ही ना, देखिए ऑयल को तो आके उसने कंट्रोल करके रखा ही हुआ है। तो ये 2 चीज़ उनको कंट्रोल चाहिए, लेकिन जो ये कर रहे हैं इसके बेसिस पे होना ही पॉसिबल ही नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नीचे ला सकें। इन्फ्लेशन लेके आएँगे, फिर आप बोलेंगे फेड को कि कुछ करो भैया, फेड बोलेगा हम क्या करें भैया? आप तो पूरे तरफ से इन्फ्लेशन करके रखा हुआ है आपने। तो इन सब मामलों में कहीं न कहीं शांति आएगी। अब यही है कि बंदरबाट चल रहा है, तो बिल्ली के किसका मतलब कौन बिल्ली बनेगा, कौन केक खाएगा? आने वाले समय में समझ में आएगा बट ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, या तो उनको बो डाउन करना होगा या उनको अपनी खुद की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। ये 2 में से एक चीज़ तय है मतलब तय है। जी। ख़ैर वो एक अलग बहस है। हमें तो ये देखना है कि हमारा बाज़ार अभी क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपने कहा कि अभी तो बस ठीक है, हरियाली एक दिन की है, देखना पड़ेगा आगे। क्या-क्या देखेंगे?
एक्चुअली अगर 2 घंटे 3 घंटे पहले हमारी बातचीत होती तो मैं शायद स्टेटमेंट ये दे देता, और शायद वो मैच्योर्ड स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट दे देता कि शायद बॉटम बन गया है या बॉटम आस-पास है। लेकिन फिर जब क्लोजिंग डेटा आया, कुछ-कुछ डेटा आया, उसको देख रहा हूँ बैठ के, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना समय लेना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से तो जो इन्वेस्टेड हैं, रहना चाहिए। अब निफ्टी 20,000 जाए कि 25,000 जाए, ये ना मैं आज तक बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सका, कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अपने दामों पे चीज़ को खरीदेंगे, अच्छी चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको रिटर्न इसी से मिलता है। अब रही बात कि डेटा में थोड़ा-सा मुझे एक डाउट हुआ, जिसके कारण से मैंने थोड़ा-सा स्टेप बैक लिया हुआ है। 22,900 के नीचे मेरे हिसाब से जो मेरे डेटा पे ब्रेकडाउन हुआ था। तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। 2 सारी पॉइंट्स को एक-एक करके डिकोड करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। पहली चीज़ आप ये समझें कि आज का हाई है, इस हाई के ऊपर में शॉर्ट कवरिंग और होगी। अब दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक होगी? ये शॉर्ट कवरिंग 22,700 22,800 ये सब रेंज तक कहीं पे भी हो सकती है। ये पहले कंक्लूड कर लेते हैं कि आज के हाई के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होगी, इंट्राडे भी होगी तो होगी। आज के क्लोज़ के ऊपर अगर क्लोज़ हुआ, मतलब अगर मान लेते हैं कि क्लोज़ कल का, आज का क्लोज़ क्लोज़ और आज के हाई के बीच में भी होता है, तो भी ये शॉर्ट कवरिंग होगी। और ये शॉर्ट कवरिंग 22,700 के रेंज तक होने के चांसेस रहेंगे। ये पहला कंक्लूज़न। दूसरा, ये शॉर्ट कवरिंग के बाद भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहेगा कि यहाँ से मामला ठीक-ठाक हो जाए। मामला ठीक-ठाक होने के लिए ब्रेकडाउन 22,900 का था और जो रिटर्न डेटा है वो 23,100 से 200 के रेंज में बैठ रहा है। तो हम मान सकते हैं कि 23,200 के ऊपर का निफ्टी क्लोज़ ले ले, हम सेफ हो सकते हैं, उसका इंडिकेशन आने लगेगा। उसके पहले जल्दबाज़ी शायद नहीं करेंगे। और एक पॉइंट और ऐड कर लें, बुल मार्केट का रिज़म्पशन फिर से हो गया है, उसका इंडिकेशन 24,000 के ऊपर ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदना नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने अलग-अलग चीज़ें बताई हैं आपको, शॉर्ट कवरिंग, कितने नेचर का शॉर्ट कवरिंग, कहाँ के ऊपर में फर्स्ट इंडिकेशन आ जाएगा और कहाँ के ऊपर में फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा। इन सब चीज़ों को अलग-अलग मार्क करके चलना होगा। जी। तो जो हमारे दर्शक कुछ पूछ रहे हैं कि यहाँ से कुछ आशा की किरण नज़र आ रही है अभी? कुछ उम्मीद बाकी है, मतलब वापस वही सवाल कि क्या बॉटम बना? हिंट तो है, लेकिन बॉटम जब बन जाता है तभी पता चलता है। लेकिन एक हिंट ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे जो मीडियम टर्म पैरामीटर्स हैं ना, वो ऐसा कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है राजीव जी, कि ये जो अ, बॉटम बना है इसके आसपास का थोड़े टाइम के बाद एक रिविज़िट हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ से 200-400 500 पॉइंट नीचे जाके अगर बॉटम बनना है तो बन सकता है। लेकिन ये टाइम और प्राइस दोनों रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर कहें कि 20,000 का बॉटम, तो शायद मैं कहूँगा ना। लेकिन 21,500 का बॉटम तो हो सकता है। जब तक ऊपर वाले लेवल निकल नहीं जाए तो हो सकता है। तो प्राइस डैमेज मैक्सिमम हो चुका है, टाइम कंसोलिडेशन थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्राइस डैमेज हो तो। जी। तो अगर यहाँ से ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा और समय बिताएगा एक रेंज के अंदर, तो फिर हम वापस अपने इस राउंडिंग बॉटम कटोरी वाले पैटर्न के अंदर फिर इसको लौटते हुए देखेंगे? हुँ। या ये कहें कि हमने थोड़ी जल्दी कटोरी बना ली थी, बाज़ार अब अपने मन से कटोरी बनाएगा? हाँ, ये कटोरी हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, इसके ऊपर तो अब टोपी आ गई है। तो जी। समय लगेगा राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में बॉटम तो बन जाएगा। 2 अप्रैल को भले ही भारत पे टैरिफ लगने वाला है, जो भी लगने वाला है, लेकिन फैक्टरिंग शायद पहले ही हो जाए और 2 अप्रैल को एक नी जर्क मिले। और अप्रैल टू जुलाई का जो फ़ेज़ है, वो फ़ॉर्मेशन या हाँ, फ़ॉर्मेशन ऑफ न्यू बुल रन, मुझे ऐसा लगता है वहाँ तक होना चाहिए और उसके बाद फिर हमें आगे चलना चाहिए। मैं इकोनॉमी के हिसाब से भी सोच रहा था, इकोनॉमिस्ट के व्यू भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अपने डेटा में डालने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि मान लेते हैं कि ट्रम्प ये सब कुछ करते हैं तो भी क्या हो सकता है। तो ख़ैर उस पे जब आप बोलेंगे तब डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा ही है कि एक 23,200 के ऊपर में थोड़ा कम्फ़र्ट ज़्यादा रहेगा कि हाँ, बॉटम है प्लेस में शायद। जी, तो ये मसला है। अब यहाँ से थोड़ा कुछ दर्शकों को 2008 याद आने लगा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जैसे ये तो हर निहारिका गिरावट में पूनावाला जी का होता है, सवाल है। हर जी? गिरावट में नज़र आता है, हर गिरावट में कुछ न कुछ नज़र आता है। प्रॉब्लम है कि मैं नहीं चाहता कि हम अपने अपनी अप्रोच को पेसिमिस्ट करें। मैंने इस चीज़ को लिख के भी दिया, कल भी मैंने अपने सारे क्लाइंट्स के लिए एक लेटर भी लिखा है और मेरा ऐसा मानना है, लोग आके बेयर मार्केट कह रहे हैं, मैं एग्री नहीं करता बेयर मार्केट। जब आपका लंबा बुल मार्केट चलता है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस करेक्शन को अगर बेयर मार्केट कहते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं एग्री नहीं कर पाऊँगा। बेयर मार्केट का डेफिनिशन वैसे होगा, आपका बुल मार्केट का लेंथ कितना है। जी। 2008 बिकॉज़ आपका मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्ट हो गया, 4 गुना चलने के बाद और उसका आपको बेयर मार्केट नज़र आने लगा, तो मेरे ख्याल से आपके चश्मे में प्रॉब्लम है। मार्केट में कहीं बेयर मार्केट नहीं है, दिस इज़ एडजस्टमेंट। जितना लंबा चाल, जितना तीखा चाल, उतना लंबा करेक्शन होगा और अगर मेरे पॉइंट से आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप किसी भी ऐसे स्टॉक या कितने भी ऐसे स्टॉक का आप एनालिसिस कर लें, जिनकी चाल खड़ी दीवार की तरह होती है और उनका करेक्शन होता है। तो उसमें आप उसको बेयर मार्केट कहते हैं या उसको करेक्शन कहते हैं। आपको 1000 एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। प्रॉब्लम है कि आपका वेल्थ डिस्ट्रक्ट होता है तो सबसे पहले माइंड डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इसलिए ना यहाँ पे इमोशंस को मैनेज कीजिए। वेल्थ इरोड हो रहा है, वैल्यूएशन नीचे आ रहे हैं, इस चीज़ से मैं भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेयर मार्केट है। मैंने सीधा-सीधा एक ही स्टेटमेंट दिया, 6% प्लस रियल जीडीपी ग्रोथ एंड निफ्टी सेंसेक्स ट्रेलिंग पीई लेस देन 24 टाइम्स। बेयर मार्केट नहीं हो सकता बिकॉज़ मैं कैलकुलेशन सिंपल करता हूँ, 12% के आसपास का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 2 इतना तक प्रीमियम आप दे सकते हैं अपने बाज़ार को। अगर 10% का ही आपका नॉमिनल ग्रोथ है तो 20 टाइम दे दीजिए। मैं जिस फ़ॉर्मूले को बना के चलता हूँ अपने लिए, अब इस फ़ॉर्मूले का टेस्ट चल रहा है, मेरे साथ ही चल रहा है, 20 साल के बाद ये अपने आप एक मॉडल बन जाएगा। मैं एग्री जी। नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर आप ग्लोबल क्राइसिस ले आइए और उसके अगेंस्ट में हमारा ग्रोथ लेस देन 5% चला जाए, लेस देन 4% चला जाए, फिर तो है बेयर मार्केट, फिर उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जी, गिवन लेकिन कोई प्योरली प्रोजेक्शन नहीं मतलब है हमारा। नंबर के हिसाब से सुमेश, हुँ, आम तौर पे किसी बुल मार्केट में करेक्शन 10% तक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। 20% के नीचे जब गिरावट होने लगती है, उसको हम मंदी का बाज़ार, बेयर मार्केट कहते हैं। अभी हम बीच-बीच में खड़े हैं, अगर हम निफ्टी सेंसेक्स के लिहाज से देखें तो। मतलब हम वो नॉर्मल करेक्शन की लिमिट पार कर चुके हैं, बेयर मार्केट की लिमिट पे पहुँचे नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है, आशंकाएँ आ रही हैं, तो उनकी आशंकाएँ एकदम मतलब ये तो नहीं कह सकते कि उसका कोई आधार ही नहीं है। देखिए रवि, मुझे नहीं पता कि 20% के नीचे बेयर मार्केट कहते हैं। मुझे इतना पता है कि जहाँ से ओरिजिनल ट्रेंड बुल मार्केट सेट होता है, जब तक उसका 62% रिट्रेसमेंट डिफीट नहीं हो जाए, तब तक वो बेयर जी, मार्केट टेरिटरी में नहीं जाता है। आपका चलिए इस बुल पॉइंट को मार्केट हम शुरू चार्ट पे ही हुआ समझ है लेते हैं। नहीं। इस पॉइंट को हम चार्ट पे समझ लेते हैं। बुल मार्केट की रिज़म्पशन कहाँ से हम इसमें देख रहे हैं? कोविड लो। कोविड लो। तो फिर हम इस जून 2022 वाले 15,000 के आसपास वाले बॉटम को छोड़ देते हैं, उससे पहले के बॉटम को पकड़ते हैं जो हमारा कोविड लो है। और अब इसमें हमारा जो है 61.8% आता है, लगभग 14,500 के आसपास, 14,600 के आसपास। एग्ज़ैक्टली फाइन ट्यून करेंगे तो नंबर निकलेगा, मोटा-मोटी ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक 14,500 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मंदी का बाज़ार ना सोचें। वैसा नहीं है। इस केस में आप 38% से शुरू कर लें बिकॉज़ लेंथ आपको मेज़र करना पड़ेगा। आपका जी, लेंथ बहुत ओके। ज़्यादा है और 26,000 से 19,000 जब आप 19,000 पे चले जाएँगे, तो आप एक ही हुँ, कैलकुलेशन ना करें। 19,000 पे अगर हम चले जाते हैं, तो 19,000 डिवाइडेड बाय 1275 और देयर अबाउट
हम करीब 15 टाइम्स ट्रेलिंग पे चले जाएँगे ऑलमोस्ट, ओके? जी, इसके नीचे फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो 15 टाइम्स, 16 टाइम्स ट्रेलिंग या नहीं ट्रेलिंग तो नहीं कह सकते 1 ईयर फॉरवर्ड, निफ्टी वैसे भी नहीं जाएगा। तो आप 2 जगह से शुरुआत कर सकते हैं। इसका फर्स्ट जो ओरिजिनेशन है, वो आपका 2020 वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हमें करनी है, ये 16,000 के पास जो बना आपका लो बना है, जहाँ से लेटेस्ट ट्रेंड आपका शुरू हुआ है। तो फर्स्ट ट्रेंड हमारा खत्म ही नहीं हुआ है। 16,000 के पास आपका लो है, आप वहाँ से शुरू कीजिए और वहाँ से रिट्रेसमेंट लगाइए। जी, ओके। नहीं, तो पहले तो हमने वही 15,100 के पास से लगाया था ना, तो जो आपका जून वाला है, आप ये लगा वापस देता हूँ। वापस इस पे आ रहे हैं, हाँ, 15,100 15,200 के आसपास जो था। हाँ। तो आप इन दोनों को जब मैच करेंगे, तो आपका ये भी करीब-करीब 19,000 के आसपास 62% आएगा और जब आप पूरा लेंथ लेंगे, तो भी तो 19,000 के आसपास 38%। आपका 8% आएगा। ये अपने आप में जवाब हो जाएगा कि क्यों वहाँ के जी, बाद वहाँ तक बेयर मार्केट नहीं मान सकते। अगर मानने को मान लीजिए, अब मैं उसमें कोई तर्क-उतर्क करने नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर बुल जी। मार्केट का लेंथ भी देख लेना चाहिए किसी को। बिल्कुल, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा देखना कि 26,000 से 19,000 मतलब कितने परसेंट की गिरावट आती है। 26,000 ले लिया हमने, ये भी समझ 19,000 ले लीजिए, लिया हम जी, इसका भी जवाब है। कभी भी जी, जी, 38% का रिट्रेसमेंट जो होता है, अगर वहाँ से मार्केट पलटती है, तो मार्केट को आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन अगर जी, 62% तक भी जाती है, तो मार्केट का ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता है, आशा आपकी बाकी रहती है, लेकिन वो जी, वीक बुल मार्केट होता है, उसको जी। 62% तक अगर हम लेके गए तो, हुँ, ओके। तो ओके, 22,000 के आसपास हमारा 38% का रिट्रेसमेंट है। इसके बिल्कुल और वहीं पे आसपास हम ही हुँ, हाँ, इसके आसपास वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, अपना 4 साल 5 साल का मीडियन के नीचे ही हम चले आए हैं। जी, अगर कहीं पे भी फंडामेंटल कंसर्न देखिए अब ट्रम्प पॉलिसी के कारण अगर ग्लोब रिसेशन में जाता है क्योंकि अगर ऐसा करेंगे वो, तो यूएस रिसेशन में जाएगा भले ही क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए जाए, कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसका हम पे कितना असर पड़ेगा, यूरोप पे कितना असर पड़ेगा, अब ये कैलकुलेशन अभी तो नहीं किया जा सकता। लेकिन वो डिस्टर्बेंस एक अलग होगी, वो डिस्ट्रक्शन होगा। उस डिस्ट्रक्शन में हमको भी चोट लगेगी और अच्छी खासी लगेगी, क्योंकि हम सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक फैक्टर की हम बात करें तो हमारा जो ग्रोथ है और जो हमारा फ़ोकस है कंजम्पशन ओरिएंटेड, मुझे नहीं लगता कि हमें बेयर मार्केट की बात करनी चाहिए। ग्लोबल फैक्टर को अगर अलग कर दीजिए। जी, बिल्कुल। लेकिन लोगों के मन में जो अभी सबसे ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, बाज़ार में तो है ही लोगों के मन में उससे ज़्यादा है, वो है मिड कैप को लेकर के, स्मॉल कैप को लेकर के। मिड कैप, स्मॉल कैप में तो अभी जो कम्फर्ट आप लेना चाह रहे हैं निफ्टी, सेंसेक्स को लेकर के कि वहाँ पे वैल्यूएशन अब ठीक-ठाक हो गया है। लेकिन वो कम्फर्ट मिड कैप में, स्मॉल कैप में अभी भी नहीं आ रहा ना। नहीं, नहीं है तो वहाँ पे। वैसे में जैसे ये सवाल है कि मिड कैप में अभी भी होल्ड करें या नुकसान लेकर के निकल जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि निफ्टी गिरना बंद कर दे, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी करेक्ट होते रहें और ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन कंसर्न बचा हुआ है। मिड कैप में सेक्टर रोटेशन होगा, स्टॉक रोटेशन होगा। अब तो आँख खुल जानी चाहिए कि अभी भी जो स्टॉक्स अननेसेसरीली ओवर प्राइस्ड हैं, वो तो गिरेंगे और उनकी शिफ्टिंग होगी ऑफ कोर्स जो नया सेक्टर लीडर है और जहाँ पे थोड़ी सैनिटी है। तो इस एडजस्टमेंट में मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स फर्दर भी गिर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें रोटेशन होगा। एक तरफ बढ़ेगा भी, दूसरी तरफ गिरेगा भी। तो वो मिक्स चलना चाहिए वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, उसके मिड कैप और स्मॉल कैप चलेंगे ऊपर। अब नुकसान लेके निकल जाएँ, इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं दे नहीं सकता। अब आप किसी चीज़ को 50 टाइम और 17 टाइम पे होल्ड कर रहे हैं और अगर मान लेते हैं कि पीई को छोड़ भी दीजिए, क्योंकि नई कंपनीज़ जो आ रही हैं या नई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ जो हैं या जो अभी थोड़े इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ में हैं, उन पे थोड़ा अभी कैश ड्रेन अगर हो भी सकता है, तो आप सेल्स लेवल पे इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर वो मार्केट कैप टू सेल्स लेवल पे महँगे हैं रिलेटिवली, तो वहाँ पे फर्दर करेक्शन होगा। लेकिन अगर मार्केट कैप टू सेल्स लेवल पे वो अगर डिसेंट हैं
डिसेंट डिसेंट वैल्यूएशन है उनका, तो उनका में उन पे पोजीशनिंग हो सकती है, उसमें रखना चाहिए। तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको अपने रिलेटिव पैरामीटर पे कि इसमें निकलें या बाहर इन्वेस्टेड रहें। तो वहाँ पे पॉकेट्स बनेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में लंबे समय में आप देखेंगे तो पैसा आउट परफॉर्मेंस तो वहाँ पे ही होता है, बट आपका सेक्टर एंड स्टॉक सिलेक्शन इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे। जी। तो फिर इसी सवाल का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू कि अब जो कृष्णा सराफ जी ने पूछा है कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग कर सकते हैं, हम शुरू कर दें वहाँ पे? देखिए, अगर आप जनरल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप एसआईपी कीजिए, बिकॉज़ ये 5-5 साल वाला रन आएगा। साइकिल टारगेट 60,000 का निकल गया, 38% का भी करेक्शन हो गया, अभी 50% पे रुकेगा कि 40,000 के लेवल पे रुकेगा, नहीं पता है। लेकिन आपको 5 साल का व्यू लेके एसआईपी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा तो होगा। इस व्यू से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार में ले लेना ऐसा भी स्ट्रक्चर है नहीं कि कहा जाए कि आप एक बार में ले लीजिए मिड कैप या स्मॉल कैप का इंडेक्स, बट एसआईपी करें, 5 इयर्स का व्यू लें तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से मिलेगा पैसा। जी, बिल्कुल। और स्मॉल कैप में क्या कह रहा है चार्ट अभी? 15,000 के आसपास, 15,200 के आसपास। हालाँकि नीचे लगभग हमने 14,000 के करीब-करीब तक तो पहुँच ही गए, जो आपका ये मतलब मार्च 2024 वाला बॉटम है। जून वाला बॉटम तो हमने काट ही दिया था पहले। निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखिए हम आ तो रहे हैं, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप। पहला हम ये समझें कि जगह बहुत ही अच्छी है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी इसको कह सकते हैं। भले ही चाल तुरंत नहीं आए, लेकिन डाउनसाइड अरेस्ट होके, कंसोलिडेट होके, ये बहुत अच्छी जगह है कि जो लो बन गया वो बन गया। क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इस लो के लिए बातें कर रहा हूँ आपसे और वो लो हो गया। तो अब जब तक पलट ना जाए इसका मतलब कुछ कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन अगर एक डिस्कशन के लिए बात करना है, मान लेते हैं कि स्मॉल कैप ही उठा लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लो बन गया या उसके आसपास का 14,000 के आसपास का कोई भी लो एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा है। मान लेते हैं कि अगर ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर 17,000 के ऊपर अगर एक बार ही निकल जाए वहाँ से ये इंडेक्स, तो हम मान सकते हैं, मुझे लगता है कि हम मान सकते हैं कि फिर जो होना था साइकिल करेक्शन का कंप्लीट हो गया। अब ये नए साइकिल के लिए रेडी होगा। तो उसकी बात हम उस समय कर लेंगे गिवन जो भी हमारे पास सर्कमस्टेंसेस रहेंगे। लेकिन अगर हमें वॉच करने के लिए कुछ फ़ॉर्म्युलेट करना है, तो फ़ॉर्म्युलेट यही करना है, मुझे लगता है कि 14,000 एक डिसेंट सपोर्ट मुझे लगता है स्मॉल कैप के लिए, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस रहेंगे। और होगा कि नहीं होगा, अभी तो बहुत ही वोलेटाइल समय चल रहा है, हर दिन एक नई तीर चल रही है। तीर क्या, नई न तोप चल रहा है। तो 17,000 निकलने का मतलब यही रहेगा कि जो शांति आनी चाहिए अब आ जाएगी। जी, ठीक है। तो अब बैंकिंग की बात कर लेते हैं और आईटी की बात कर लेते हैं, फिर दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ सवाल तो वैसे ले ही रहे हैं, लेकिन वो जेनेरिक मार्केट रिलेटेड सवाल हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जो उनके सवाल हैं, उसकी तरफ आ जाएँगे। पहले बैंकिंग, बैंक में अब क्या देखना है? अभी कन्फ्यूज़न जैसा था वैसा ही है। निफ्टी बैंक जी, मैं बैंक की जगह डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बैंक में 48,000 तो टूट गया था, जो कि क्लोज़ नहीं मिला है उसके नीचे 47,800 ठीक है, अभी भी बैंक का होप तो बचा है राजीव, बट उतना भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए एटलीस्ट 50,500 के ऊपर तो क्लोज होना चाहिए, 51,000 मिले तो बेहतर है। उसके पहले रिवर्सल का डिस्कशन मुझे लगता है कि दिक्कत है। एक और कुछ चीज़ दिख रही है, लेकिन रखते हैं अभी उसको। मैं ट्राई करता हूँ इस चीज़ पे अगर कुछ मिल जाए तो। बैंक देखिए, बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी क्या-क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखिए 49,500 के ऊपर में
आप मान सकते हैं कि ये जो बॉटम बना, ये बहुत अच्छे बॉटम के रूप में इसको सपोर्ट मिल जाएगा 48,000 के पास का, 47,900 या जो भी है। उसके पहले पहला तो मैं कोई डिसीजन मैं अपने लिए नहीं ले रहा। मैंने क्या बोला, 49,500 बोला मैंने ना। तो उसके पहले मैं अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तो। एंड जो लो बना है यहाँ पे मल्टीपल लोज हैं, 1 2 3। तो इस लेवल को अच्छा सपोर्ट अब आप मान के भी चलिए कि वो ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। 49,500 के ऊपर अगर क्लोज लिया तो हम बात करेंगे फिर 50,500 51,000 की। फाइनल कॉल हम उसके बाद लेंगे। ओके। और अब आईटी सेक्टर में अब हम पहुंच गए कहाँ? हम पहुंच गए, हमने लगभग 37,000 देखा और उसके आदब 38,000 पे हैं। यहाँ से आगे आईटी पे क्या व्यू है? आईटी का ऐसा है राजीव जी कि 36,000 के नीचे तो फिलहाल नहीं देखना चाहिए ये इंडेक्स का करेक्शन। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रेकआउट था अबव 39,450 वाला, उसका ये थ्रोबैक यहाँ तक की पॉसिबिलिटी देता है 36,000 के आसपास तक की। और उसके बाद वहाँ पे ही इवैल्यूएट कर सकेंगे। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि 36 के आसपास रुक जाएगा और वापस चूंकि ब्रेकडाउन है 40,000 के नीचे जो हमारा मेन नंबर था, तो इसको भी आप 36,000 टू 40,000 के रेंज में फिलहाल समझ सकते हैं। और फिर उससे निकले तो फिर देखें क्या करना है। इससे ज़्यादा अभी यहाँ पे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमें नैस्डैक जाना पड़ेगा, S&P 500 जाना पड़ेगा। जी, ठीक है। अब नैस्डैक और S&P 500 को हम देख लेंगे अपनी साप्ताहिक चर्चा में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो करुणा जी ने पूछा है कि फिर क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है क्या कि आप यहाँ पे बुक कर लें एक बार को 22,500 के आसपास, यहाँ नहीं, और फिर वापस जब दोबारा गिरावट आए 21,800 के आसपास तो वहां से नए एंट्री के बारे में सोचा जाए। क्या इस तरह एक जो निवेशक है, क्या वो इस तरह से 500,000 पॉइंट्स के अप एंड डाउन को खेलने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये खेल ट्रेडर्स के लिए ही छोड़ देना चाहिए? और दूसरी चीज, एक सवाल है प्रमोद शर्मा जी का। दरअसल कल हमने बात की थी ओनाली रूपानी से, वो भी बड़े पुराने बाजार के विशेषज्ञ हैं, और वो कह रहे थे कि देखो भैया, अभी बाजार में चल रहा है ए फेज, उसके बाद फिर बी फेज आएगा, मतलब वो हल्की रिकवरी होगी, और उसके बाद आएगा सी फेज। मतलब अभी हमने 26,000 से लेकर 22,000 तक की जो भी गिरावट देखी है, बीच में जो भी अप्स एंड डाउन हों, लेकिन उसको आप ए फेज समझो। यहाँ से थोड़ी रिकवरी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, और उसके बाद फिर एक लेग आएगा गिरावट का, उसके बाद एक फाइनल बॉटम बनेगा। अभी फाइनल बॉटम यहाँ पे नहीं बनने जा रहा है, वो इस व्यू को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर वो व्यू है, फिर तो मतलब 22,000 का ये बॉटम यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। मामला नीचे कोई नया बॉटम बनेगा, 20,000 बने या जो भी बने, तो उस हिसाब से कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस अप्स एंड डाउन को कैसे खेलें? मैं बहुत ज़्यादा एलिएट नहीं करता, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता प्राइमरी के बियॉन्ड। और जितना मैं समझता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, मैं उसमें रिट्रेसमेंट लेके काम करता हूँ। और वो काम जो मैं करता हूँ उसमें मैं आपको यही बताऊँ कि जब 22,900 टूट गया, मैं उस फेज़ को लेके ही चल रहा था उस समय भी। या तो 22,900 22,900 रह जाना चाहिए था, अदरवाइज़ जो ये सी पार्ट है ना, वो स्ट्रेच तो होता है। लेकिन इसमें होता है क्या, हर एक साइड का लेवल जो है ना वो नेगेट होना चाहिए। जब तक नेगेट नहीं हो उसका डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जो ABC कह रहे हैं, ये हर लोग अलग-अलग पढ़ेंगे। जी। हालाँकि वो अब बिल्कुल इसमें एलिट क्या को है, फ़ॉलो करके नहीं चल रहे थे। वो कह रहे थे ये उनकी एक अपनी मेथोडोलॉजी है, जिसमें वो देखते हैं फंडामेंटल रीजन्स को बहुत ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंस देते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है राजीव जी कि आपके जो प्राइमरी बुल ट्रेंड है उसमें 5 वेव होते हैं, उसके करेक्टिव ABC होते हैं। ओके, तो इसमें मुझे कोई और मेथोडोलॉजी तो नहीं समझ में आता। बट एनीवेज़, उस करेक्टिव वेव की ही बात होती है ABC की जब भी होती है तो। ओके?
तो आपका एबीसी में सी बन गया 22,800-900 के आसपास। लेकिन अगर वो टूट गया तो जो टेक्निकल करते हैं, जो एलियट करते हैं, वो कहेंगे कि अब ये पूरा बी फेज़ है। तो आपका जो ए फेज़ है वो आपका 26,200 वाला हो गया और 26,200 से लेके 23,250 वाला हो गया। ये ए फेज़ हो गया। और फिर जो आपका बी फेज़ हुआ, ये हुआ 25,000 से लेके करीब 22,900 का। ये सॉरी अब अभी जो चल रहा है लो 22,000 वाला, ये बी फेज़ हो गया, वो ये कहेंगे। लेकिन इसके पहले अगर उनको आप लेके आते थे जब 2,900 नहीं क्या है, हाँ, वो नहीं टूटा होता था, तो एक और एनालिसिस हो सकती थी उनकी कि ए बड़ा है और उसमें 2 छोटा-छोटा बी और सी आ गया क्योंकि उसमें भी आपके 2 लो बन चुके हैं। तो जब मैंने यही कहा कि आप जिस टेक्निकल एनालिस्ट को जिस लेवल पे लेके आएँगे, वो अपनी एनालिसिस उस लेवल से करेगा और एक नया लेवल मिलेगा। तो अब 20,000 जाए कि 15,000 जाए, अभी सी वेव बना नहीं है तो पता नहीं किस लेवल पे बनेगा। तो मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि अभी करेक्टिव फेज़ खत्म होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। आप किसी से बात कर लेंगे जिस दिन आपका ये 24,000 या छोड़ दीजिए 24,000, जिस दिन आपका ये 23,800 निकल के आ गया, आप 2 एलियट को सामने बिठा दीजिए। वो इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आज के तारीख में भी आप मेरे से टेक इट इन राइटिंग, एक एलियट कह रहा होगा मार्केट का बॉटम बन गया, दूसरा एलियट कह रहा होगा अभी बॉटम नहीं बना है। स्टडी अपनी-अपनी है और हर स्टडी में कोई ना कोई तो एक सही होगा। तो ट्रेंड निगेट 23,700 के ऊपर होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई एलियट फिर आपको सी वेव की बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं। तो जो अभी फॉर्मेशन में है उसमें क्या हो सकता है, एक प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। जी, उस प्रोजेक्शन में जो सही जिस तरह से जाएगा, उसको बाद में फिर हम आगे लेके बढ़ेंगे। अब जैसे मैं भी कह रहा हूँ, तो मैं भी तो जी, अभी पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहा हूँ। उस बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे हम। हर कोई पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के ही चलता है। हम में से किसी ने भी आगे मतलब वो फ्यूचर गेजिंग वाले गेम में जाकर के तो भविष्य देखा नहीं है। तो वो भी यही कह रहे थे कि 24,200 पार हो गया तो ये एबीसी सब भूल जाइए, फिर मार्केट ने बॉटम बना लिया। वही है राजीव जी, मैं तो सिर्फ़ एक हुँ, अभी तक पता नहीं 24 साल हो गए होंगे मुझे इस बाज़ार में, एक ही चीज़ रोज़ करता हूँ। जो बाज़ार कहता है हाथ जोड़ के बोलता हूँ भैया मैं वही करूँगा। कुछ अपना हुँ, दिमाग नहीं लगाना, बाज़ार अपने ट्रेंड में बता देता है। मुझे ऐसा लगा था राजीव जी कि 23,000 23,500 बहुत है। अगर और वो बहुत था, मैं अभी भी अगर ये इस चीज़ के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वो था। अगर ये ट्रम्प ने हंगामा नहीं किया होता, क्योंकि अगर कोई भी अगर ये चीज़ फैक्टर कर सकता था, देखिए कहने के लिए तो कोई भी कह दे सपना आया था मुझे कि ट्रम्प ऐसा टैरिफ वॉर करेगा, रिसेशन में लेके चला जाएगा। समवन एक वो बंदा तो राइट होगा ही, एक वो बंदा राइट होगा, उसका एक लेवल तो राइट होगा। लेकिन अगर आप ट्रम्प के इस बिहेवियर को छोड़ दीजिए, ये मार्केट 23,000 के नीचे जस्टिफाइड नहीं था मेरे हिसाब से। करेक्शन जितना भी था, उतना काफ़ी था। 23,000 के नीचे जो भी लेवल है, ठीक-ठाक है, इन्वेस्टेड रहिए। तो 2008 में भी 9,000 के नीचे 7,500 गया था। यहाँ भी ब 23,000 के नीचे 20,000 जा सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल लेवल नहीं है। 22,000 के नीचे का कोई भी लेवल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एज़ लॉन्ग एज़ आप बात करते हैं कि 12-15% का ईपीएस ग्रोथ है हमारे कंपनीज़ का, एज़ लॉन्ग एज़ आप बात करते हैं कि 6.5% 6.5 छोड़ दीजिए, 6.25% का भी जीडीपी ग्रोथ है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे का लेवल सस्टेनेबल है। स्ट्रेस में कुछ भी हो सकता है, सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए अब दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं, जो उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं। अब एक तो पहले नए दर्शकों के लिए बता दें क्या-क्या तरीके हैं हमारे सामने शेयरों को पहुँचाने के लिए आप कैसे-कैसे हम तक अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। तो पहला तो एक तरीका आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं +9111 47529834 91 11 47 52 98 34। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपना मैसेज भेज सकते हैं। जब आप मैसेज करें तो उसमें अपना सवाल लिखें विस्तार से, पूरा बताएँ। आप खरीद चुके हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीदा है तो किस भाव पे खरीदा है, टाइम होराइज़न आपका क्या है, टाइम होराइज़न
अगर आप आगे खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी चाहिए। ये सब आप सारा कुछ विस्तार से लिखेंगे तो आपको अपने मतलब का जवाब मिलेगा, नहीं तो एक जेनेरिक व्यू मिल जाएगा। तो उससे आपको शायद बहुत संतुष्टि ना हो। अब दूसरी चीज़ कि आप हमें एक टेलीग्राम चैनल हमारा है, उससे जुड़ के भी अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर आपको टिप्स वगैरह बहुत नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ हमारे कार्यक्रमों की सूचनाएँ मिलेंगी और वहाँ पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दूसरे, अभी जब हम ये लाइव बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान आप कमेंट में, लाइव चैट में अपने सवाल रख सकते हैं। ये सारे तरीके हैं आपके सामने, जो भी अच्छा लगे, आसान लगे, उस तरीके से अपने सवाल हम तक आप पहुँचाएँ। और शोमेश, स्टॉक सस्ते बढ़ें उससे पहले आपके तरफ से डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र। ये रेगुलेटरी डिस्क्लेमर है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, मैं आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं जो भी करता हूँ, एक छोटी-सी एनालिसिस है आपके लिए, आप जो भी करें एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ काम करें, अपनी सोच समझ लगाएँ, रिस्क को कंट्रोल में रखें, अच्छे और हाई क्वालिटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट नॉइज़ से और जो फ्री का टिप्स है, उससे ज़रूर बचिए। बिल्कुल, और अपनी हर चर्चा में हम इस बात को कहते हैं, दोहराते हैं कि जो भी यहाँ पर आप बातचीत सुनते हैं, इस बातचीत को आप एक इनपुट की तरह से लीजिएगा और उसके आगे अपनी रिसर्च कीजिएगा, अपनी खोजबीन करके, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके, फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए और उसमें ज़रूरत लगे तो एक पेशेवर सलाह भी ज़रूर लेना अच्छा रहता है। इस तरीके से आप बाज़ार में निवेश करें, ट्रेड करें, जो भी आपकी इच्छा है करें, लेकिन अगर आप इस पद्धति को अपना कर के काम करेंगे, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए और उसमें फिर आप बाज़ार की कहानियों का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाज़ार से जो एक कहा जाए कि वेल्थ क्रिएशन की आपकी यात्रा जो है, वो आपके लिए शुरू हो सकती है। अब पहला सवाल क्या है, ज़रा उस पे निगाह डाल लेते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं। पहले किससे शुरुआत करें वो देखते हैं।